नमस्कार दोस्तों। आज के कंचफर में आपका स्वागत है। और आज के हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर यूट्यूब के होम पेज पे जाके आइकन पे आपको दिखेगा, वहां से आप भी जुड़ सकते हैं। तो आइए आज के हम महत्वपूर्ण आर्टिकल पे बात करते हैं। पहला आर्टिकल है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने ई वेस्ट मैनेजमेंट को दोबारा से अपडेट किया है, नोटिफाई किया है। और ये रूल 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे, मतलब ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 अब लागू होंगे। यूपीएससी कभी कभी क्या करता है, रूल से भी प्रश्न पूछ लेता है। आप चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठा के देख लेना, वहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये वाले रूल है ई वेस्ट को मैनेजमेंट की दिशा में कार्य कर सकेंगे। इसका मेन उद्देश्य है कि अधिक से अधिक जो हमारे देश में ई वेस्ट जो उत्पन्न होता है, जो प्रोड्यूस होता है, उसको हम रिसाइकिल कर सकें। और जो उससे बहुत सारे जो केमिकल निकलते हैं उसको हम लोगों के हेल्थ पे नेगेटिव रूप से इम्पेक्ट ना करें, इसलिए उनको नोटिफाई किया गया है। ये वाले रूल जो हमारा मैन्युफैक्चर है, डिसमेंटलर है। डिसमेंटलर का मतलब है जो ई वेस्ट को डिसमेंटल करता है उस पे रिसाइकलर है। और जो मैन्युफैक्चरिंग, सेल, ट्रांसफर, परचेज, रिफर्सिंग और ई वेस्ट से संबंधित कोई भी व्यक्ति इस गतिविधि में, इस प्रोसेस में संलग्न है, उस पे ये रूल सारे अप्लाई होंगे। इन रूल को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत नोटिफाई किया गया है। की पॉइंट ये है कि पहले इन रूल में ई वेस्ट को 21 कैटेगरी थी, अब 106 कैटेगरी इसमें लाई गई हैं। ठीक है। और कहा गया है कि जो मैन्युफैक्चर है, प्रोड्यूसर है, रिफर्बिशर है, रिसाइकलर है, उनको अनिवार्य रूप से एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा, ईपीआर को यूपीएससी ने पहले पूछा है, उससे पूछा था कि ईपीआर किस रूल के तहत आता है, तो ई वेस्ट से संबंधित था, ये आपको ध्यान रखना चाहिए था। ऐसे प्रश्न यूपीएससी ने पूछे जाते हैं। ईपीआर क्या है? ईपीआर एक्चुअली क्या है, मान लो कोई प्रोड्यूसर है और वो ई वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी सारी उस मैन्युफैक्चरर की होगी, उसी प्रोड्यूसर की होगी। उसको वो शॉप शॉप पर जाकर क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। इसको बोलते हैं ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी। और कहा गया है कि ई वेस्ट को आप 180 दिन से अधिक स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, उनको मेंटेन आपको करना होगा। और जो प्रोडक्ट, जो हमारे जो जितने भी मैन्युफैक्चर हैं, उनको रिसाइकिलेबल करना पड़ेगा मैन्युफैक्चर को। सारी बातें अच्छी अच्छी बातें होंगी, ताकि जो हजार्ड्स सब्सटेंस हमको देखने को मिलते हैं, लेड मिलता है, मरकरी, कैडमियम और जो अदर प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग से हजार्डनेस सब्सटेंस हमको निकलते हैं, जो कि मानव को हानिकारक रूप से प्रभावित करते हैं और पर्यावरण को भी और वाइल्ड लाइफ एनिमल को भी नेगेटिव रूप से इंपैक्ट डालते हैं। इसलिए ये सारा काम किया गया है। इसको मॉनिटर करने का काम सीपीसीबी करेगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, तो ये कुछ रूल्स हैं, इसका आप स्पेशली ध्यान रखना है। अब क्या करना है, ई वेस्ट से संबंधित क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या चैलेंज हैं, उन पे हमको बात करना है। ई वेस्ट से संबंधित हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो पुअर है। रिसाइकलिंग से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमको पुअर देखने को मिलता है। इसलिए हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि वो रिसाइकलिंग नहीं हो पाती। और जो हजार्ड है, जो केमिकल निकलते हैं, सब्सटेंस निकलते हैं, मरकरी लेड, वो हमारे आसपास हमको देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। लोगों में जागरूकता की कमी है। और अगर वो रिसाइकिल करें तो क्यों करें, क्योंकि उनको वित्तीय इंसेंटिव उनको कम दिए जाते हैं, ये भी एक समस्या है। और लोगों में इंफॉर्मेशन की, मतलब कि कैसे ई वेस्ट जनरेट होता है, उसमें इंफॉर्मेशन की कमी है। लोगों को अभी तक ही नहीं पता है कि ई वेस्ट क्या होता है। आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मिस मैनेजमेंट मार्केट में हमको देखने को मिलता है। और इन्वायरमेंटली इस प्रकार की, इस सेक्टर की, जो इनफॉर्मल सेक्टर है इस क्षेत्र में, उसमें इन्वायरमेंटल रूप से काफी हमको डिग्रेडेशन देखने को मिलता है।
तो भी एक समस्या है, सस्टेनेबल रूप से इसका यूज नहीं किया जाता। और रेगुलेटरी डिजाइन इंफॉर्मेशन जो लॉ है उनका इनएडुकेट हमको इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है। इनका इन्फॉर्मेंस यानी कि इन्फोर्समेंट इनको सही रूप से हमको देखने को नहीं मिलता है। 4R प्रिंसिपल का मतलब है, अभी तक हम 3R पढ़ते थे। 4R का मतलब है कि आप रीयूज करना चाहिए, आपको रिसाइकिल करना चाहिए, आपको रिड्यूस करना चाहिए, और इसके बाद आपको रिफ्यूज भी करना चाहिए। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो पर्यावरण को हानि पहुंचाता हो, बायोडिग्रेडेबल ना हो, मतलब कि पर्यावरण में समाहित ना होता हो, तो उस प्रोडक्ट को आपको रिफ्यूज करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इसको पढ़ा। अब हम पढ़ लेते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एक्चुअली क्या है, एक 19 नवंबर 1986 को एक्सटेंड हुआ होल ऑफ इंडिया में। और ये क्या है, एक बहुत ही समग्र रूप से एक्ट है, लेजिस्लेटर है, अम्ब्रेला एक लेजिस्लेशन हमको देखने को मिलता है। गवर्नमेंट इसमें एस्टेब्लिश कर सकती है एनवायरमेंट लैब, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सीपीसीबी, स्टेट पीसीबी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडर्ड तय कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टैंडर्ड तय कर सकती है, सीपीसीबी और स्टेट पीसीबी भी जो मानक है उनको निर्धारण कर सकती है। कुल मिलाकर पर्यावरण से संबंधित जितने भी संरक्षण हमको करने हैं इस एक्ट के तहत हम आसानी से कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेप उठा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेप इस एक्ट के तहत स्टेप पर्यावरण को संरक्षण करने की दिशा में उठा सकती है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी क्या हुआ, कॉप 27 की मीटिंग हमारी इजिप्ट में चल रही है, शर्म लेक में। और जो जो इनिशिएटिव आता जा रहा है हम उसको स्पेशली पढ़ते जा रहे हैं, तो इसको आपको एक धीरे धीरे सारा टॉपिक, आपको जो कॉप 27 से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, आपको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था 2026 में, मतलब कि 2021 में कॉप 27 के तहत एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस के तहत गठित किया गया, ताकि हम कॉप 27 की जो प्रेसिडेंसी है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल कैंपेन के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। क्लाइमेट फाइनेंस से संबंधित है कि आपको इसलिए पैसा दिया जाएगा, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, या आपको ट्रांसनेशनल आपको फाइनेंसिंग हो, ऐसे लेवल पे आपको पैसा दिया जाएगा। और केवल इसलिए दिया जाएगा ताकि आप मिटिगेशन अडॉप्टेशन से संबंधित एक्शन ले सकें और आप क्लाइमेट चेंज की दिशा में महत्वपूर्ण अपना योगदान दे सकें और ग्रीन हाउस गैस के इमिशन में आप अपनी इमिशन को कहीं ना कहीं रूप से कम करने की ओर प्रेरित हो सके। ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक डेवलपमेंट के तहत विद इन 5 ईयर 180 बिलियन डॉलर दिया की घोषणा की गई। और कहा गया कि स्पेशल ड्राइंग राइट के तहत जो हमारा आईएमएफ के तहत ये स्पेशल चीज है, इसको एक पूल के रूप में एक्सपेंड करना चाहिए, इस कमेटी ने कहा। कार्बन मार्केट कुड प्रोवाइड में, कार्बन मार्केट के तहत भी जो अल्प विकसित देश हैं, विकासशील देशों उनको पैसा मिलना चाहिए। और डायरेक्ट कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के तहत भी कार्बन क्रेडिट अल्प विकसित और विकासशील देशों में इनको मिलना चाहिए, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण फंड हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और UNCCC के एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, इसी के तहत काम करते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब कॉप बोलते हैं, हाईएस्ट स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। और इस संबंधित हमको फंड देखने को मिलते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड 100 बिलियन डॉलर की मदद देने की घोषणा की थी, अडेप्टेशन फंड, ग्रीन इन्वायरमेंट फंड, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड और लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री फंड। तो इतने प्रकार के फंड हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। भारत में भी बहुत सारी बजटीय सहायता दी जाती है ग्रीन क्लाइमेट के लिए, ताकि क्लाइमेट का संरक्षण कर सकें, चाहे वो यूनियन बजट हो या फिर स्टेट बजट हो, क्लाइमेट फंड हो या फिर प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस हो या फिर इंटरनेशनल फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस, मल्टीलेटरल फंड हो, बायलेटरल फंड हो, इंटर नेशनल प्राइवेट फाइनेंस से संबंधित कितनी भी चीजें हों, तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, क्लाइमेट को फाइनेंस करने का प्रयास करते हैं, ताकि क्लाइमेट चेंज की दिशा में हम उसको टैकल करने का प्रयास कर सकें। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। दूसरा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस चर्चा में है, एक रिपोर्ट रिलीज की है, आवर सोलर फ्यूचर रोड मैप टू मोबिलाइज $1 ट्रिलियन को हमको करना है बाई 2030 तक। इस रिपोर्ट को कॉप 27 में रिलीज किया गया और किसने की, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और ब्लूमबर्ग
फिलेंथ्रोपीज ने, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रायोरिटी ने दी कि गवर्नमेंट और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट और अदर सेक्टर की रिपीट सोलर स्केल को, सोलर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, बस इतना सा हमको ध्यान रखना है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आईएसओ को पढ़ें। आईएसओ आप सब जानते हैं कॉप 21 में लॉन्च किया गया, पेरिस में हुई थी जब 2015 में, और इसको इंडिया फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया। प्लेटफॉर्म है कि हम कॉपरेशन करेंगे सोलर रिसोर्स से संबंधित, जो रिच कंट्री है, वाइडर ग्लोबल कम्युनिटी है, उसको एक मंच पे लेके आएंगे और हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ सके, स्पेशली सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अधिक भागीदारी कर सकें। और जो कैप्रिकॉन और कैंसर रेखा है उसके मध्य स्पेशली रूप से इन देशों में जो सूर्य की रोशनी मिलती है, जो सनलाइट मिलती है, उसका उपयोग हम सोलर जनरेशन में कर सकें, सोलर एनर्जी में कर सकें, ताकि हमारे जो फॉसिल फ्यूल पर जो निर्भरता है वो कहीं ना कहीं हमको कम देखने को मिले और हम क्लाइमेट चेंज की दिशा में अपना योगदान दे सकें। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, 2021 में मिल गया था। इसलिए 2021 में ऑब्जर्वर स्टेट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि अगर किसी संगठन को ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिल जाता है तो उसको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, वो बाहर से फंड ले सकता है, यूनाइटेड नेशन में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, मतलब कि सब अच्छी अच्छी बातें कर सकता है और एक्सपर्ट अपना नियुक्त कर सकता है। और इसका जो हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलता है गुड़गांव में, हरियाणा में। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए एग्जाम है तो ये हमारे देश इसमें है। अब केवल यही देश शामिल नहीं है, इसके अलावा भी देश हैं। कमेंट करके आप मुझे बताइए कितने देश आईएसए में शामिल हैं, स्पेशली आप मुझे बताइएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब दूसरा महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुआ है, आधार रूल में सरकार ने अमेंडमेंट किया है और कहा है, पहले एक्चुअली क्या था कि एक बार किसी ने अपने डॉक्यूमेंट आधार में करवा लिया, अपना आधार कार्ड बनवा लिया और वो 15 साल से अधिक ओल्डर, मतलब कि पुराना आधार कार्ड था, उसने अपडेट डॉक्यूमेंट करवाए थे, तब वो अपना इन्वॉयरमेंट, तब वो अपना क्या कर सकता था, अपने आधार को अपडेट कर सकता था। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि अब ये डेटा 15 साल की जगह कितना होना चाहिए, 10 साल। अब 10 साल के बाद आपको आधार डेटा अपडेट करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट उसमें अपडेट करने पड़ेंगे। लेकिन जो प्रक्रिया है अपडेटिंग की वो सभी के लिए मैंडेटरी नहीं है, इस शब्द को ध्यान रखेंगे, अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस प्रोसेस से क्या होगा कि सेंटर आइडेंटिटी डाटा जो रिपोजिटरी है उसमें आधार से संबंधित हमको डेटा देखने को मिलता है, उसमें एफिशिएंसी आएगी, गलत डेटा नहीं मिलेगा हमको, फेक डेटा नहीं मिलेगा और बहुत सारी समस्याएं, मतलब कि समस्याओं का समाधान हमको देखने को मिलेगा। इसमें आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं लेकिन आप बायोमेट्रिक डेटा को अपडेट नहीं कर सकते। बायोमेट्रिक डेटा का मतलब है आपकी रेटिना, फिंगरप्रिंट, इसको अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि आपके मेन है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब एक्चुअली क्या है सिग्निफिकेंस आधार का, क्या है, हमने लीकेज को कम किया है, चाहे वो हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें माध्यम से हम लीकेज को कम किया है, जनधन योजना के माध्यम से लोगों के अकाउंट खुलवाए हैं, हमने डीबीटी को ट्रांसफर किया है, हमने मंथली पेंशन प्रोविडेंट फंड को इजीली लागू किया है और पासवर्ड, वोटर आईडी, करप्शन जो एलिमिनेशन संबंधी सारे बेनिफिट हमें आधार से देखने को मिलते हैं। लोगों की जवाबदेहिता बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और भी सारी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, इसलिए चर्चा में था। ठीक है, और अब हम महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं कि आधार से संबंधित इशू क्या क्या है। आधार से संबंधित इशू हमको देखने को मिलते हैं कि आधार एक्ट अलाउ करता है कि आधार नंबर को आप, एक बार आपने आधार नंबर बना लिए तो आप आसानी से उसको कैंसिल कर सकते हैं, बाय गवर्नमेंट सिटीजन हैव टू रिकॉर्स। ठीक है, सेंट्रलाइज डेटाबेस कंसर्न है, रिस्क है आपका डेटा लीक हो सकता है और आपका एड्रेस वेरिफिकेशन आईडी के लिए कोई इसमें मैकेनिज्म नहीं है, आपका मन हो जौन सा एड्रेस आप उसमें डाल के आप आधार का डेटा अपडेट कर सकते हो। कोई डाटा हमारे देश में प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, था उसको सरकार ने विथड्रॉ कर लिया, सरकार ने कहा हमको लेके आएंगे इसको, अब देखते हैं सरकार कब लेके आती है। दूसरा, इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर हैक, हमको साइबर अटैक से संबंधित मामले देखने को मिलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। और जो यूआईडीएआई जो हमारी जो संस्था है उसके पास मॉनिटरिंग की प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, ओनली ऑडिट मैकेनिज्म है उसके पास। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आधार एक्ट 2016 के तहत स्टेब्लिश किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करती है। इसका मेन उद्देश्य है
एनरोलमेंट करना, ऑथेंटिकेशन करना, ऑपरेशन संबंधी काम करना, सुरक्षा को सुनिश्चित करना, पॉलिसी प्रोसीजर सिस्टम ऑफ इश्यू को, आधार से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करना। इस बात को ध्यान रखेंगे। स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक न्यूज और है कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि ऑनलाइन एड कोड को हम अपने एथिक्स रूल को वहां पे एक्सटेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे कुछ ऐसे ऐड होते हैं जिसको डार्क पैटर्न बोलते हैं, और ऑनलाइन मैसेजिंग इस तरह से दिया जाता है कि आप ऐड के माध्यम से आपको मिसलीड किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई मतलब कि हमारा बेट का ऐड हो, मतलब कि ड्रीम 11 का ऐड हो, तो इसके माध्यम से आपको मिसलीड किया जा रहा है कि आपको इतना मुनाफा होगा, आपको बिटकॉइन का ऐड हो, तो सारी चीजें आपको महत्वपूर्ण है। आप पानी के माध्यम से लोग एल्कोहल बेचते हैं, तो ये भी क्या है, एक मिसलीड है। ठीक है, वो किंग फिशर का ब्रांड है लेकिन पानी में मिलेगा, आपको संदेश दिया जाएगा कि इसके पीने से आप पे एनर्जी आती है, तो इनडायरेक्टली आपको एल्कोहल बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के ऐड को क्या कर रहे हैं, वो बैन करने का प्रयास कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया भारत की जो ऐड से संबंधित इश्यू को टैकल करती है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 जारी हुआ, इसको वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट प्रोजेक्ट इसको जारी करता है। इससे संबंधित प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। सिंपल सा प्रश्न था कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट्स। अधिकांश लोगों ने प्रश्न गलत किया, जिनने पढ़ा नहीं पढ़ा वो तो सही कर किया, क्योंकि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट भी खुद में प्रोजेक्ट लग रहा है, ये कोई संस्था नहीं लगा। तो कॉमन सेंस लोगों ने लगाया ये तो प्रोजेक्ट है, तो ये तो जारी नहीं करेगा। तो यहाँ पे लोगों का कॉमन सेंस क्या हुआ, फेल हुआ। यहाँ पे वो ही सही रहा जिसने पढ़ के आया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, पढ़ने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कॉमन सेंस आपको 5% ले जाएगा और 95% आपको पढ़ाई आपको आगे ले जाएगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इंडिया की रैंक आपको 77 देखने को मिली 140 कंट्री में, और डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। कंस्टेंट गवर्नमेंट पावर, पावर पे कितनी, गवर्नमेंट की पावर पे कितनी लिमिटेशन है। ठीक है, और करप्शन का कितना कम हुआ है वो, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, ऑर्डर सिक्योरिटी, रेगुलेटरी इन्फॉर्मेंस, सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस। तो इन पैरामीटर को आप एक बार नजर रख के थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब यूपीएससी ने इंडेक्स पूछे तो इसके अंदर जाके पूछेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आप याद करके जा सकते हैं। कॉमन सेंस या रूल ऑफ लॉ में कौन कौन आते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून के अनुसार शासन चलना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार। कानून के नजरिए से सभी लोग क्या है, समान हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। कंस्टेंट गवर्नमेंट पावर, अब्सेंस ऑफ करेक्शन, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट, ओपन सिक्योरिटी, रेगुलेटरी इन्फॉर्मेंस, सिविल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस किस प्रकार से होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा, ग्लोबल कार्बन बजट 2022 की रिपोर्ट जारी हुई। इसको ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के तहत जारी किया जाता है, और ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट को 2001 में स्टेब्लिश किया गया। इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन प्रोग्राम ऑन ग्लोबल एनवायरमेंट चेंज, वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम और डायबिटाइज संबंधित इनको जारी किया जाता है। ए में रहता है कि ग्लोबल कार्बन जो साइकिल है हम उसको पुनः रिस्टोर कर सकें, और ये CO2 इमिशन से संबंधित काम करते हैं। हाईलाइट ये है कि इस रिपोर्ट ने कहा है कि CO2 हमारा जो कंसंट्रेशन हमको देखने को मिल रहा है 4.17.2 पार्ट पर मिलियन हमको देखने को मिल रहा है, काफी हाईएस्ट है, और 51% अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे हमको देखने को मिलता है। यूएसए, चाइना और यूरोपीय यूनियन में हमको कार्बन इमिशन CO2 इमिशन कम देखने को मिला है, जबकि यूएसए, इंडिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में CO2 इमिशन हमको बढ़ा हुआ देखने को मिला है। ठीक है, ये इसकी हाईलाइट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। बायोलॉजी से संबंधित जितना भी डाटा है इसमें स्टोर रहेगा। ठीक है, इस बात को बस ध्यान रखेंगे। और लाइफ साइंस से संबंधित जितने भी डाटा है इसमें जनरेट करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को इसमें शामिल करने का प्रयास इसमें किया जाएगा। जितने भी कोविड-19 है, अदर बायोलॉजिकल डेटा है, इसमें स्टोर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, पहला है इंडिया फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी है लाइफ साइंस के संदर्भ में, फरीदाबाद में इसको स्टेब्लिश किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, एंटीलोपस और हार्लेक्विन फ्रॉग चर्चा में है। ठीक है, आप इस आपसे पूछेगा एंटीलोपस क्या है, हार्लेक्विन तो नहीं पूछेगा, एंटीलोपस पूछेगा तो आप बताएंगे फ्रॉग की प्रजाति है। बस इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
यूरोपियन सिक्योरिटी मार्केट अथॉरिटी है, चर्चा में है। यूरोपियन सिक्योरिटी एंड मार्केट अथॉरिटी क्या है? इंडिपेंडेंट यूरोपियन यूनियन की बॉडी है, और जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम को एनहेंस करने का प्रयास करती है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देने का प्रयास करती है, बस इतना ध्यान रखेंगे। अदर फॉरेन बॉडी है तो हमको ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। फ्लेम लिली चर्चा में है, तमिलनाडु लिटरेचर जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक फ्लेम की तरह है। तमिलनाडु लिटरेचर में इसका स्थान काफी महत्वपूर्ण है, संगम विराट में इसको देखने को मिलता है, कैपिलर में देखने को मिलता है, और क्रिंचिपत्तू में इसको देखने को मिलता है, लैंडस्केप माउंटेन ट्रेन में इसको देखने को मिलता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखेंगे। फ्लेम लिली क्या है? तो फ्लावर की प्रजाति है, ठीक है। चलो, पश्मीना शॉल चर्चा में है। इशू ये था कि पश्मीना शॉल से संबंधित हमको फॉल्स देखने को मिले, क्लेम फॉल्स देखने को मिले, उसकी क्वालिटी में हमको गिरावट देखने को मिली, इसलिए चर्चा में है। पश्मीना एक्चुअली क्या है? एक प्रकार की एक गॉट है, एंटीलोप है, और इससे संबंधित हमको एक शॉल बनने को देखने को मिलती है, क्वालिटी में काफ़ी अच्छी होती है, और लद्दाख रीजन में हमको देखने को मिलता है। चांगथांग रीजन है प्लेटू तिब्बत का, लद्दाख हिमालय रीजन में इसको देखने को मिलता है। इसको माउंटेन गोट भी बोलते हैं, कैपरा हेरिकस इसका नाम है, ठीक है। और कॉटेज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काफ़ी महत्वपूर्ण है, लोगों को लाइवलीहुड मिलता है, 6 लाख पीपल के आसपास लाइवलीहुड प्राप्त करते हैं, और लोकल स्किल्ड विलेजर आर्टिसन कश्मीर में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। सैतूत ये तिब्बतन एंटीलोप, लोकली इसको चीरू बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और तिब्बतन एंटीलोप का जो साइट में अपेंडिक्स 1 में है, आईयूसीएन की न्यूथंटन है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसके शेड्यूल 1 में है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इंडिया का जो वर्ल्ड पश्मीना में जो कंट्रीब्यूशन ओनली 1% है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और लैंड ऑक्यूपेशन यूनिक पोजीशन इसमें हमको देखने को मिलती है, क्वालिटी से संबंधित इशू हमको देखने को मिलते हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज चर्चा में है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन से संबंधित ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अटल इनोवेशन मिशन किसका है? तो नीति आयोग का है, बस इतना सा प्रश्न था। अटल न्यू इंडिया चैलेंज एक इनिशिएटिव है, अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग ने किया है। टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन लाना है, और स्पेशली वुमेन सेंट्रिक जो चैलेंज है उनका समाधान इसमें लेके आना है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके तहत कुछ नीति आयोग के अदर जो मतलब कि इनिशिएटिव है, अटल टैंकरे लैब लेके आएंगे, माइंडसेट लोग जो स्टूडेंट उनका बढ़ाना है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, मेंटर इंडिया कैंपेन, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, एआरएस, अटल इंडिया इनोवेशन आईक्रास्ट, और एएम प्राइम, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये अटल इनोवेशन मिशन के तहत ही सारे प्रोग्राम हैं। दूसरा, सिटीजन परसेप्शन सर्वे जारी हुआ, इसको महुआ जारी करता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर। और परसेप्शन ऑफ सिटीजन इसमें देखा जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ के संदर्भ में, पहली बार इसको 2020 में जारी किया। 30% वेटेज हमको ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में देखने को मिलता है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके इंडस्ट्री के माध्यम से सेटअप हुआ, इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी ने पूछा जा चुका है। इसमें वेटेज क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमी एबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, सिटीजन परसेप्शन सर्वे, ये सारे चीज इसमें शामिल रहती है, किसमें? ईज ऑफ लिविंग फ्रेमवर्क में, ठीक है। तो इसमें 30% वेटेज किसका है? ईज ऑफ लिविंग सर्वे में, ठीक है, किसका? सिटीजन परसेप्शन सर्वे का। डी लॉकर चर्चा में है, इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जो आप लोगों को हेल्थ आईडी मिलेगा, आपकी हेल्थ प्रोफाइल होगी, इसमें संबंधित आपसे संबंधित हेल्थ में जितने भी इशू हैं, आपको कब बीमारी हुई, आपने कब ट्रीटमेंट लिया, आपने क्या दवाइयाँ खाई, वो सारे आपको हेल्थ आईडी में स्टोर हो जाएंगे, और आपका ये डेटा डिजिटल लॉकर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हेल्थ रिकॉर्ड सारे कहाँ स्टोर होंगे? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत आपके डिजिटल लॉकर में स्टोर होंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है। डिजिटल लॉकर को 2015 में जारी किया गया। आयुष्मान भारत मिशन मैंने बता दिया 2021 में, इससे संबंधित प्रश्न भी यूपीएससी ने पूछा जा चुका है। डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन हॉस्पिटल के सारे आपके एक डेटा कलेक्ट हो जाएगा, हेल्थ प्रोफाइल होगी जो आपके यहाँ स्टोर रहेगी, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे स्टोर करने का प्रयास आपको किया जाएगा। नेशनल फिशनरी डेवलपमेंट बोर्ड चर्चा में है, इसको एक एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है। और एक क्या है, 2006 में इसको ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशनरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशनरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ इस्टेब्लिश किया गया। और फिशरी से संबंधित जो फिश प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, उसमें बढ़ावा करने का प्रयास ये करता है, मतलब कि संविधिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा लिथियम चर्चा में था, ऑस्ट्रेलिया अकाउंट 52 ग्लोबल लिथियम प्रोडक्शन हमको 2021 में देखने को मिला। पहले नंबर पे हमको फर्स्ट लिथियम माइनिंग कंट्री इन वर्ल्ड हमको देखने को मिला, सेकंड रैंक पे हमको चिले देखने को मिला, और थर्ड रैंक पे हमको चाइना देखने को मिला, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन जो एक लिथियम ट्राइंगल है वो 3 देशों में हमको देखने को मिलता है, चिली, बोल्विया और अर्जेंटीना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, चिले, बोल्विया, अर्जेंटीना, जो कि साउथ अमेरिका में हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको लिथियम कांगो आइलैंड में देखने को मिलेगा। लिथियम ट्राइंगल आपको मैंने बता ही दिया, 70% ग्लोबल लिथियम यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। पोलैंड, जर्मनी आपको इधर देखने को मिलेगा, इधर आपको देखने को मिलेगा, इधर वियतनाम वगैरह, थाईलैंड वगैरह में, इधर ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बैटरी के संबंध में है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, बनातू आइलैंड चर्चा में है। इसने आई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक पिटीशन दायर की। उन्होंने कहा जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित हमको संकट पैदा हो रहा है, हमारे आइलैंड डूब रहे हैं, हमारे रहने के स्थान नहीं बचेगा, तो इसके संबंध में आप लीगल एक्शन लीजिए। तो इसके संबंध में चर्चा था। तो इसकी आपको लोकेशन याद रखना है, बनातू, कोरल सी, इधर पपुआ न्यू गिनिया आपको देखने को मिलेगा, सोलोमन आइलैंड और तुवालू, किरिबत्ती और नोरू, और फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। न्यू कैलेडोनिया, फ्रांस के संबंध आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी लोकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आई होप आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, लगातार पढ़ाई करते रहे होंगे। लाइक शेयर करना ना भूलें अगर आपको पसंद आया है तो, और लगातार अपनों को, अपने सपनों को पूरा करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।